हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। खैर, तो सीयूटी का पेपर आने को हैं, बिल्कुल पास ही हैं। तो जल्द ही अब बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट आपके अकाउंट्स के, कंपनी अकाउंट्स के सेगमेंट के कुछ ज़रूरी क्वेश्चन करते हैं। तो एग्ज़ाम से डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, जिसने जितना किया है उसे उसके अनुसार फल मिलेगा ज़रूर, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है जी, टेंशन में नहीं आना। तो चलो खैर, आज की क्लास का कंटेंट शुरू करते हैं। हल्का फुल्का सा देखते हैं कितने पूरे पूरे, एक नहीं दो नहीं 10 क्वेश्चन देखने हैं। ज़रूरी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी बातें बोली जाएंगी यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और आओ जरा जरा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं कि इसमें से किस चीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 अमाउंट ऑफ व्हाट कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बेसिकली आप लोगों को याद होगा, नालायकों, मेरे प्यारे प्यारे नालायकों, है याद होगा आप लोगों को कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एक ऐसी चीज होती थी, कैसी चीज हुआ करती थी, जिसको आप यूटिलाइजेशन कर सकते थे काफ़ी सारी चीज़ों को राइट ऑफ करने के लिए, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके बोनस शेयर को इशू करने के लिए, जैसे कि बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए, या फिर डिवेंचर पे डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है जी, तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था उसका यूटिलाइजेशन सेक्शन नंबर 52 के अंदर गिवन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारो हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। मेन रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ रहे हैं, ऐसे करके कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ रहे हैं, तो कैसे करके कर जाएंगे हमारे बांगड़ुओं? हमें 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 पता होना चाहिए ये कंसेप्ट कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो कितना होता है। अगर कभी भी रीइशू की दुनिया में बोलते हैं आपसे कि भैया मैक्सिमम डिस्काउंट बताओ कि कितना होगा, तो वो होता है बिल्कुल आपके जितना आपको प्रॉफिट हुआ होगा फॉरफीचर के वक्त। भाई जितना आपको फ़ायदा हुआ है उतना आप डिस्काउंट दे सकते हो, और फ़ायदा कितना हुआ है? जितना आपको फॉरफीचर पर फ़ायदा हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि फॉरफीचर पर फ़ायदा हुआ है मतलब, तो जितना शेयर होल्डर ने पे किया है, भाई जितना शेयर होल्डर ने पे किया होता है ना, उसको कहते हो आप फॉरफीचर के वक्त हुआ फ़ायदा। यानी यहाँ से कंसेप्चुअली हमें यह पता लगता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप रीइशू पर कितना दे सकते हो, जितना आपको फायदा हुआ होगा फॉरफीचर के वक्त, और फॉरफीचर के वक्त कितना फायदा हुआ होगा? जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया होगा, जितना आपने जब्त कर लिया होगा। तो मेरे बांगुओं जरा बताओ जल्दी से, 200 इक्विटी शेयर्स की बातें चल रही हैं, जिसमें से एक शेयर 100 रुपए का है, और 100 रुपए में से कितना पैसा पे नहीं किया? बताओ कितना पैसा पे नहीं किया है? तो एक तो 30 रुपए की कॉल पे नहीं की, और साथ में सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपए की पे नहीं की। तो बताओ मेरे बच्चों, 30 रुपए और 20 रुपए पे नहीं किए, 30 रुपए और 20 रुपए पे नहीं किए, तो कितना पैसा पे किया है? तो पैसा पे किया है सर जी 50 रुपए पे किए हैं। तो डन जी डन, 50 रुपए पे किए हैं, तो 200 शेयर्स के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से, अब देखो नालायक बच्चे तो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है आगे समझ में, 30 और 20 मिला के 50 होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं, 30 और 20 मिला के 50 होता है, लेकिन ये जो हम 50 बोल रहे हैं 100 में से माइनस करने के बाद जो बचा हुआ 50 है उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो बस इस तरीके से हमारा 10,000 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चों हो गया अपना आंसर 10,000। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर रिक्वायरमेंट से बातों की करते हैं शुरुआत। बैलेंस ऑफ अ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी, यानी ऑब्वियसली फॉरफीचर के बारे में बातें चल रही हैं यहाँ पर। 2000 शेयर इशू करने की बातें कर रहे हैं, और मनी सारी की सारी मिल गई है एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, और जिस पर 90 रुपीज़ मिल चुके हैं, यानी कि भाई 100 रुपये का एक शेयर है। एक शेयर कितने का है मेरे बांगड़ो? 100 रुपये का। और कितने मिल चुके हैं? 90 तो मिल चुके हैं, यानी कि कितने नहीं मिले हैं? 10 रुपये नहीं मिले हैं, और इन्हीं शेयर्स को आगे जाकर फॉरफिट कर लिया है। और देखो हमारी जो क्वेश्चन है मेन, वो तो फॉरफीचर के बारे में है। तो टेक्निकली तो भाई कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं ये बात हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। 2000 शेयर इशू किए हैं, हमें क्या करना? 2000 शेयर इशू किए। कितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं? तो फॉरफिट किए गए होंगे सिर्फ 200 शेयर, और 200 शेयर की कहानी कुछ इस तरह से है। यानी हमें तो देखो क्वेश्चन में जो भी सोचना है ना, सिर्फ 200 शेयर्स पर ही सोचेंगे। और 200 शेयर्स की कहानी कुछ ये है कि इन्होंने 90 रुपये पे कर दिए हैं। अब 90 रुपये पे कर दिए हैं तो पक्की बात है कि 10 रुपये पे नहीं किए होंगे। ठीक है जी, ओके। और ये शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, और आगे जाकर जो रीइशू किए जा रहे हैं वो सिर्फ 100 शेयर रीइशू किए जा रहे हैं। यानी आपने फॉरफिट तो कितने किए मेरे मांगड़ू? वो बताओ मेरे बच्चों, फॉरफिट कितने किए? 200 शेयर। और जबकि बाद में जाकर रीइशू हो रहे हैं कितने? भाई जरूरी थोड़ा ही ना है कि जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, जितने शेयर कैंसिल हो रहे हैं, सारे ही शेयर रीइशू हो जाए। कई बार सारे शेयर रीइशू नहीं भी करते हम, है ना, विच सिचुएशन इज नॉन एज अ
पार्शियल रीइशू, हमने पढ़ा हुआ है 12वीं क्लास के अंदर भी, काफी वक्त लगाया हुआ है सीयूईटी के अंदर भी। तो बेसिकली मुद्दे की बात कि रीइशू कितने किए हैं, रीइशू तो सिर्फ 100 ही किए गए हैं, 100 ही किए गए हैं। ठीक है जी, ओके। तो भाई मुद्दे की बात की बचा हुआ बैलेंस शेयर फॉरफेटेड का कितना होगा, बचा हुआ बैलेंस शेयर फॉरफेटेड का कितना होगा। अब देखो प्रिंसिपली पहली तो बात आपके दिमाग में ये क्लिक करनी चाहिए कि भाई शेयर फॉरफेटेड में तो हम उतना दिखाते हैं जितना शेयर होल्डर पे कर देता है, और अभी तक की क्वेश्चन की कहानी से हम ये तो समझ ही गए हैं कि शेयर होल्डर ने 90 रुपए पे किए हैं। ठीक है जी, अब आपको बचा हुआ बैलेंस बताना है। अब बचा हुआ बैलेंस तो बचे हुए शेयर्स से ही बताओगे आप, है ना। वैसे तो एक लंबा तरीका भी है, बट सीयूटी में जो छोटे छोटे तरीके निकालेंगे हम, तो बेसिकली छोटा तरीका यही है कि आप बस एक लाइन माइंड में रिटेन करें कि बचा हुआ बैलेंस ऑफ फॉरफेटेड शेयर्स निकालने के लिए तो सिर्फ बचे हुए शेयर्स ही आप कंसीडर करके चलेंगे। यानी माना ओरिजिनली 200 शेयर फॉरफेट हुए हैं, बट 200 शेयर तो रीइशू किए जा चुके हैं, तो बताओ जी बताओ मेरे बच्चों, बैलेंस शेयर कितने हैं जो अभी भी रीइशू करना बाकी हैं, तो वो है 100 शेयर्स। तो बैलेंस इन अ फॉरफेटेड शेयर्स भी जो होगा 100 शेयर्स के हिसाब से ही होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि शेयर फॉरफिटेड में हम जो पैसा लेते हैं वो तो जितना शेयर होल्डर पे कर देता है विच इज 90, उतना लेते हैं। तो बस मेरे बच्चों 100 इंटू 90 यानी कि 9,000 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, खैर पढ़ लेते हैं। आपको क्या पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब देखो खाली 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इन 10 क्वेश्चन को खा जाएंगे, निचोड़ जाएंगे, ऐसे डाइजेस्ट कर जाएंगे हैं। जैसे अब कुछ भी इसमें से आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, हम तो कर जाएंगे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन को करना नहीं है, क्वेश्चन को खा जाना है, निचोड़ जाना है, डाइजेस्ट कर जाएंगे अच्छे से। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है जी, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है दिस इज द अमाउंट स्टेटेड इन अ कैपिटल क्लॉज ऑफ अ मेमोरेंडम। किसी भी कंपनी के MOA के कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल लिखी होती है उसको, वो जो कैपिटल होती है वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कैपिटल होती है जो कंपनी एक पूरे लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। तो क्या ये एक अच्छी और सच्ची बात? हाँ जी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है ये, है कि ये क्या होती है। तो ये बातें लिखी हुई हैं कि भाई कैपिटल क्लॉज में ये लिखी होती है और इसका मतलब होता है कि पूरी लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ये इशू करके चलेगी। खैर इसके अलावा प्रोराटा अलॉटमेंट इज दैट अलॉटमेंट ऑफ शेयर जहां पर एप्लीकेंट जो कि होंगे, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट की मीनिंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, कि जब एप्लीकेंट मे बी अलॉटेड मोर नंबर ऑफ शेयर देन दे हैव अप्लाइड फॉर। है ये तो लाइन ही सुनने में बड़ी ही वाहियात लग रही है। ये लाइन गलत है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी, मिल गई हमें नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट ना एक ऐसी खास परिस्थिति है जहां पर हम लोगों को शेयर अलॉट करते हैं वो भी ज्यादा जितने उन लोगों ने अप्लाई किए थे उससे ज़्यादा। ऐसे थोड़े ना होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट में जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता है उससे उसे कम शेयर्स देते हैं हम, क्योंकि भाई ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, अब दे तो पाएंगे नहीं, अलॉट तो कर पाएंगे नहीं, तो कम शेयर अलॉट किया करते थे। तो ऐसे थोड़े ना होता है। तो यही वाली बात मेरा आंसर बन जाएगी तो मेरे बच्चों, तो बी पॉइंट मेरा आंसर है। आगे कह रहे हैं कुछ डिबेंचर का क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है जी, डिबेंचर का क्वेश्चन है और बोल रहे हैं कि ये बैंक इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन ए स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, यानी कितना इन्हें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है मेरे बच्चों। तो जरा सुन लीजिएगा, ध्यान से कान खोल के सुन लीजिएगा। वैसे तो ये बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट की, कि कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कि भाई डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करने की कितनी ज़रूरत है मेरे बांगड़ुओं। और ज़्यादातर ने, सभी नहीं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हम करते हैं 15% की। ध्यान रखना, अगर आप में से किसी ने भी यहां पर ऐसा सोचने की हिमाकत की कि ठीक है समझ में आ गया हमें कि 60,000 इंटू में 100, क्यों 100? क्योंकि एक डिबेंचर 100 रुपए का है, और उसके बाद में कि हाँ हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज तो 15% होती है, और ऐसे करके कुछ और आप आंसर निकालने की कोशिश करो जैसे कि 9 लाख वगैरह वगैरह, तो आपका आंसर निहायत ही गलत होगा, नालायक हो निहायत ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा जरा सुन लेते हैं। देखो अगर ये बैंक ना होता तो डेफिनेटली हम इस सिचुएशन के अंदर बिल्कुल इसी ही तरीके से कैलकुलेशन करते कि ठीक है जी परसेंटेज हमें लगानी है तो परसेंटेज हम लगाते, 0 0 कैंसिल होती और अकॉर्डिंगली अपना 9 लाख आंसर निकाल देते। कोई भी कंपनी अगर लिखी होती ना कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, और फिर पूछ रहे होते कि बताओ अभी ने अपने डिबेंचर के रिडम्पशन से पहले कितने की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, यानी DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मांगते मेरे बच्चों, तो उस सिचुएशन में 9 लाख ही हम आंसर लगाते। लेकिन हम जानते हैं
कि सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे ये DRR DRI के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, तो इस वजह से इन्हें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों। तो इसलिए नील आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन एक बार फिर लंबा चौड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है कि एक कंपनी है टोरेक्स लिमिटेड, है खांसी हो रही है, टोरेक्स ले लो खैर, तो टोरेक्स लिमिटेड उन्हें रिडीम करने हैं आपने 1 लाख डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि कुछ डिवेंचर्स हैं जो कि रिडीम कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए लिखा हुआ है इन्होंने कि इट शुड हैव, इनके पास बैलेंस होना चाहिए 10 लाख रुपए का डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया गया है शुरुआत में ही कि भाई DRR के अंदर ना 10 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए जरूर। चलिए जी ठीक बात है। और फिर कह रहे हैं कि कंपनी के पास ऑलरेडी भी थोड़े से रिजर्व पड़े हुए हैं। कुछ कौन कौन से रिजर्व पड़े हुए हैं? एक आपके पास सरप्लस का बैलेंस है, थोड़ा सा जनरल रिजर्व का बैलेंस है, और थोड़ा सा DRR में भी बैलेंस है। आपके DRR में कितना बैलेंस होना चाहिए था? आपके DRR में 10 लाख रुपए होने चाहिए थे। आपके DRR में क्या थोड़ा पैसा है? हाँ थोड़ा तो पड़ा हुआ है पैसा, 2 लाख रुपए हैं, ठीक है जी, थोड़ा तो पड़ा हुआ है। और एक आपके पास कैपिटल रिजर्व है, ठीक है जी। अब ये क्या क्या मांग रहे हैं? ये आपसे 2 अमाउंट मांग रहे हैं। पहला, डिटरमाइन द अमाउंट इट नीड्स टू ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि पहला तो ये बोल रहे हैं कि बताओ कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर और करने की जरूरत है, ट्रांसफर टू DRR, कितना पैसा आप ट्रांसफर करोगे? अब वो तो बहुत आसान है भाई, 10 लाख बनाने चाहिए, वो उन्होंने खुद ही बताया हुआ है। इट शुड हैव 10 लाख, कि 10 लाख का बैलेंस होना चाहिए, ऑलरेडी 2 लाख का बैलेंस है। तो बताओ मेरे बच्चों कितना और डाल दें? हैं भाई 2 लाख का ऑलरेडी है, 8 लाख रुपए अगर और डाल देंगे तो हो जाएगा अपना 10 लाख। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो खुद ही बड़े आराम से समझ में आएगा कि भाई ऑलरेडी 2 लाख है, ये कह रहे हैं इट शुड हैव 10 लाख इन DRR, तो 10 लाख होना चाहिए, तो 2 लाख रुपए और डाल देंगे, ठीक है जी ओके। और फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट द कंपनी कैन सेट असाइड अबाउ रिजर्व एंड सरप्लस, यानी जो अब हमें बनाना है उसमें से हम ऊपर से कितनी अमाउंट यूज करके बाकी का कितना सेट असाइड करेंगे, ऐसे करके कुछ बातें बोल रहे हैं ये नालायक लोग। अब मुद्दे की बात कि भाई ऊपर से आप कितना पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, तो भाई ये बातें आपकी जनरल नॉलेज की हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्या 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 मैं बताता हूं क्या, कि DRR बनाने के लिए अगर आप कभी चाहो तो क्या आप सरप्लस का इस्तेमाल कर सकते हो? यस कर सकते हो। अगर आप जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो मेरे बच्चों। तो कह रहा था क्वेश्चन कि आपको कितनी अमाउंट सेट असाइड करनी है फ्रॉम द अबव रिजर्व, कि DRR बनाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि भाई 10 लाख का बैलेंस होना चाहिए, 8 लाख आप ट्रांसफर कर दोगे, जो हमने कंक्लूजन निकाला था, तो उसमें से ऊपर के रिजर्व कितने सेट असाइड कर सकते हो आप? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सरप्लस और जनरल रिजर्व इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ DRR। कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते आप, इसका यूज नहीं कर सकते, ये किसी इस क्वेश्चन में किसी काम का ही नहीं है, बट ये बातें आपको पता होंगी तभी तो आप क्वेश्चन करोगे। तो मुद्दे की बात कि इन दोनों का टोटल कितना होगा? 3,20,000। तो बस जो बाद वाली बात होगी इसका जवाब आएगा मेरा 3,20,000 मेरे बांगड़ू। तो डन, 2 बातें मांगी थी, दोनों बातें बोल दी, एक होगा 8 लाख, एक होगा 3,20,000, और अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं बताओ कितने डिवेंचर की अमाउंट को दिखाएंगे हम अपने बैलेंस शीट के अंदर। तो हमने डिवेंचर इशू किए हैं, कैसे किए हैं? कुछ प्रीमियम पे किए दिखें, कैसे किए हैं? बताओ जी बताओ कैसे किए हैं? तो MNC लिमिटेड ने इशू किए हैं 12,500 डिबेंचर 100 रुपए के, और डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पे किए गए हैं। तो बताओ 10% डिबेंचर को कितने पे दिखाओगे बैलेंस शीट में? तो बस इसके लिए तो आपको इतना सा ही प्रिंसिपल माइंड में होना चाहिए कि भैया डिबेंचर को तो आप हमेशा फेस वैल्यू पे ही दिखाते हो, डिबेंचर को तो आप हमेशा फेस वैल्यू पे ही दिखाते हो। तो डज नॉट मैटर कि आप डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हो या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ 12,500 इंटू में 100 और बस अपनी 12.5 लाख रुपए की अमाउंट आ जाएगी और बात मेरी खत्म हो जाएगी मेरे बांगड़ू, वो मेरे प्यारे बच्चों। खैर आगे क्वेश्चन नंबर 8 तो लिखा है कि बताओ जी बताओ कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे UZ लिमिटेड से। कौन है ये UZ लिमिटेड? तो ये है एक ऐसी कंपनी जिससे कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, और कितने की खरीदी है? नहीं, UZ लिमिटेड कौन है? UZ लिमिटेड तो हम हैं, हाँ हम हैं UZ लिमिटेड। किससे खरीदी है आपने? एल्क मशीन लिमिटेड से खरीदी है। कितने की खरीदी है? 6,90,000 की। और 6,90,000 में से आपने भैया 90,000 का तो एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, यानी कुछ बिल पेबल नाम की चीज़ है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो बाकी आप डिवेंचर कितने के दोगे? भाई नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकालने हैं ना। तो देखो 6,90,000 का आपने एसेट खरीदा, उसमें से 90,000 तो आपने निपटा दिया, ये तो आपका खत्म हो गया। 6,90,000 में से 90,000 पे कर दिया आपने ड्राफ्ट के थ्रू, तो बाकी कितना बचा? 6 लाख रुपए। तो आप नॉर्मली जितना आपको पे करना हो, जैसे कि 6 लाख रुपए, उसे आप डिवाइड कर दो यही डिवेंचर जितने का पड़ रहा हो।
एक डिबेंचर जितने का पड़ रहा हो, यानी वैसे तो एक डिबेंचर 100 रुपए का है, बट ये कह रहे हैं कि 20% डिस्काउंट पे है। अब डिस्काउंट की वजह से चीज़ों की वैल्यू गिरती है या बढ़ जाती है? तो गिर जाती है मेरे बच्चे। तो बस 100 में से 20% डिस्काउंट विच विल बी 20, तो इस तरीके से इसकी वैल्यूएशन अपनी 80 रुपये आ जाएगी। और बस अब यहाँ पर 80 से हम डिवाइड करेंगे, और 80 से डिवाइड करके मेरे बच्चे बताओ मेरा आंसर क्या आएगा? तो 60,000, 30,000 और 15 और 7.5, तो 7500 डिवेंचर अपना आंसर आ जाएगा। और बस इस तरीके से मेरा आंसर ये हो जाएगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है? देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना है आपको, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन पे जाना है। तो सही तरीके से सही वक्त पे दिमाग चलता है, ध्यान रखिएगा। खैर हाँ जी, तो अब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग विल बी शोन एट द अमाउंट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी उसे आप कितने अमाउंट पे दिखाओगे। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास में आज की डेट में 10 लाख रुपए के हैड 10 लाख रुपीज के डिबेंचर हैं, ठीक है जी। तो एक तो चीज हो गई हमारे पास में डिबेंचर, हमारे पास कितने के डिबेंचर हैं? 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या किया, एक लोन और ले लिया। तो दूसरी चीज एक और हो गई हमारे पास कि 2 लाख रुपए का लोन हो गया हमारे पास। अब 5 साल के लिए लिया है। अब आमतौर पर जब लोन लेते हैं तो मांगते हैं ना, क्या मांगते हैं? बैंक में लोन लेने के लिए जानते हैं तो मांगते हैं कुछ है, क्या मांगते हैं? सिक्योरिटी मांगते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी मांगते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी मांगते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी मांग लेते हैं वो बेसिकली। तो डन जी डन, उन्होंने कोलैटरल सिक्योरिटी मांग ली है, हमने भी बेसिकली उन्हें फेंक के मारी उनके क्या कि लो 2.5 लाख रुपए की कोलैटरल सिक्योरिटी दे देते हैं हम आपको। लेकिन याद होगा आपको कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता था कि इन केस अगर हम डिफॉल्ट कर देंगे, तो हम आपको फ्री में डिबेंचर इशू कर देंगे, बट अभी किए नहीं है डिबेंचर इशू। तो बेसिकली जो कोलैटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर होते थे ये मेरी कोई बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं बनते थे, ये हमने प्रिंसिपली पढ़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये बाद में क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी अमाउंट से आएगी? तो डन, मेरी दो चीजें, एक 10 लाख का पुराने डिबेंचर, एक 2 लाख का नया लोन, तो टोटल 12 लाख मेरा आंसर हो जाएगा। बस मेरी बात खत्म हो गई। आखिरी क्वेश्चन है फिलहाल के लिए, आखिरी क्वेश्चन। क्या दुनिया खत्म हो गई? नहीं। क्या हम खत्म हो गए? नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है जी। फिलहाल के लिए आखिरी क्वेश्चन। मैक्स लिमिटेड परचेज न्यू मशीन, एक नई मशीन खरीदी है जिस 43 लाख की मशीन के बदले में 10 लाख रुपए की तो पेमेंट कर दी कैश से, है ना, और बाकी के लिए शेयर इशू कर रहे हैं। एक बार फिर नंबर ऑफ शेयर मांग रहे हैं, तो जैसे अभी नहीं किया था नंबर ऑफ डिबेंचर, तो अब आ गया नंबर ऑफ शेयर। भाई नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे कि 43 लाख में से 10 लाख रुपए तो हटा दो, 43 लाख में से 10 लाख रुपए तो हटा दो, वो तो आपने पे कर दिए, तो बाकी कितने बचे? 33 लाख रुपीज। भाई जितना पे कर दिया वो तो बात खत्म हो गई, और उसे डिवाइड कर दो एक शेयर जितने का पड़ रहा है। जैसे अभी जब डिबेंचर वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि एक डिबेंचर 100 माइनस 20 80 रुपए का पड़ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट पे आप दे रहे थे तो आपने माइनस कर दिया था। अब ये तो प्रीमियम वाला केस हो गया, तो डंजीडन इस सिचुएशन के अंदर आप बोलोगे कि 100 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए के प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो 100 प्लस 10 यानी ये तो हो गया अपना 110। तो डन, 110 से डिवाइड करेंगे हम, जिससे कि मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 30,000 शेयर्स। तो ठीक है जी, ओके, 30,000 शेयर्स यहाँ पर हो गया, तो डन। इसी के साथ हमारे ये 10 क्वेश्चन खत्म हुए। इन 10 क्वेश्चंस के अंदर अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। और उसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन आप कर रहे हैं, डाउट परेशानी आ रही है, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उठा के टाइप कर दीजिए आप, ठीक है जी। आपका काम है पूछना, हमारा काम है बताना, क्योंकि हम तो हमेशा अवेलेबल हैं ही। तो चलिए, खैर फिलहाल के लिए हमारी बात खत्म होती है, समाप्त होती है। तो ओके डन, टाटा बाय बाय, ओके।